हेलो बच्चों, आज हम एक खास टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस टॉपिक के अनुसार हम एक द्विध्रुव के द्वारा उसकी अक्षीय निरक्षीय अवस्था में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। मैंने यहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई है इसकी, और मैंने एक फिगर बना दिया है इसका, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इसका खाका बना दिया है। ये समझाऊंगा आपको फिगर, और साथ में आपको ध्यान देना है कि जब मैं बताऊंगा आपको तो जो मैं थ्योरी कहूँगा ना वो आप राइटिंग करते रहना। जो मैं थ्योरी कहूँगा अपने मुंह से वो राइटिंग करते रहना। आपके पास समझना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर डेरिवेशन को करूँगा, सूत्र यहाँ पर लिखूँगा, उनको समझ के आप अपनी कॉपी में करने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं, करते हैं इसमें। द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था के लिए पहले निरक्षीय अवस्था होती क्या है हमारी, जहाँ द्विध्रुव रखा है हमारा, उस द्विध्रुव के आगे और पीछे यदि हम उसी के साथ साथ लाइनें खींच दें, रेखा खींच दें, सीधी रेखा खींच दें, ऐसी स्थिति में उस रेखा में स्थित समस्त बिंदु अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु कहलाएंगे। लेकिन उसके बाहर जितने हमारे बिंदु रहेंगे, सारे बिंदु चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो सारे निरक्षीय अवस्था में कहलाएंगे। तो यहाँ हमारी स्थिति निरक्षीय है, अतः इस लाइन के बाहर की तरफ हमको कोई बिंदु मिल रहा होगा। ऐसे में हमारे पास बंधन नहीं है, तो हमने यहाँ पर ऐसी कंडीशन ली है। हमने यहाँ इस O बिंदु से, जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, इससे हमने एक लंब खींचा है। यहाँ पर इस लंब में हमने इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहाँ हमें इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता का मान प्राप्त करना है। इसके लिए हमें चाहिए एक डाइपोल, जिसे बोलते हैं द्विध्रुव, है ना। एक चाहिए हमको डिस्टेंस, दूरी, जहाँ वो बिंदु रखा है, जिस बिंदु में मान निकालना है। तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। यहाँ पर हमारा डाइपोल AB माइनस Q प्लस Q LL, यहाँ पर डिस्टेंस बन रही है इसकी। मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P हमारा है, जिस बिंदु P पर हमने तीव्रता का मान प्राप्त करना है। हम जानते हैं जो हमारी तीव्रता रहती है उसके लिए सूत्र बनता है हमारा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब हमें सूत्र इसको लगाने के लिए या इससे मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें Q, एक चाहिए हमें R, बाकी ये नियतांक होता है, ये जानते ही हैं हम। इसलिए Q तो हमें मिला हुआ है यहाँ पर, हमें यहाँ Q 2 मिल रहे हैं, अतः यहाँ हमें 2 तीव्रताएं मिलेंगी। उसी तरह से हमको R भी 2 चाहिए, लेकिन हमारा R कहाँ से होना चाहिए, R होना चाहिए उस बिंदु से या उस आवेश से जिस आवेश से हम मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें R यहाँ से नहीं चाहिए, हमें R चाहिए यहाँ से और यहाँ से। इसलिए हम A, P और BP को मिलाएंगे। ये तभी मिलाया है इसको हमने, है ना। तो हमें AP BP मिलाने के बाद जो हमारा एक आकार मिला है वो मिला है त्रिभुज APB। इस त्रिभुज में AP और BP दोनों जो लंबाई हमारी बन रही हैं वो समान तरह की हैं, समान अवस्था वाली हैं, और इस -Q प्लस Q से यहाँ तक की डिस्टेंसेस हैं, है ना। तो हमें ये निकालने पड़ेंगे, ये ज्ञात करने पड़ेंगे, जिससे हम इस बिंदु P के मान को निकाल सकें। एक तो हमारा ये है, ठीक है ना। एक हमें E मानने पड़ेंगे कि -Q द्वारा उत्पन्न E कौन सी होगी, प्लस Q द्वारा उत्पन्न E कौन सी होगी। हम मान लेते हैं कि माना -Q द्वारा जो तीव्रता है हमारी वो है E2, और प्लस Q द्वारा जो तीव्रता है हमारी वो है E1। प्लस को हम प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए हमने 1 माना है उसको, इसको 2 माना है हमने। तो अब देखिए हमें देखना है यहाँ पर ये है इनकी, क्योंकि तीव्रता हमारी सदिश राशि होती है, ऐसी स्थिति हमें देखना है कि तीव्रता की दिशा कहाँ होगी। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर हम जहाँ भी मान निकालते हैं ना, तो वहाँ हमें एक आभासी रूप से एक आवेश चाहिए, जिस आवेश पर हम इसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता को ज्ञात कर सकें। तो हम ये मानते हैं, माना जो हमारा आभासी अवस्था में बिंदु P है, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है जिसे बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, माना वो प्लस पॉजिटिव में है। ऐसी अवस्था में इस प्लस Q से इस प्लस Q में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो धक्का मारेगा इसको, और ये तीव्रता हमारी बाहर की तरफ जाएगी। ऐसी अवस्था में तीव्रता की दिशा यहाँ हो जाएगी, ये E1 बनेगा हमारा। इसी प्रकार से -Q जो रहेगा हमारा, उसके द्वारा उत्पन्न तीव्रता की दिशा, ये प्लस है माइनस है, ये विपरीत दिशा में हो जाएगी, हमको तीव्रता इस तरह से मिलेगी, ये E2 होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमने जो चित्र बना है, इसमें हमने यहाँ पर डॉट लाइन खींची है। यहाँ पर ये एक्चुअली इस डाइपोल का प्रतिरूप है जो हमने यहाँ मान लिया है, जिसमें हम इसकी अवस्था को मानकर यहाँ मान निकालने का प्रयास करेंगे कि मान तो हमने सारे यहाँ निकालने हैं, है ना।
तो ये मान लिया है इसको हमने। इसके अब देखिए जो स्थिति बन रही है हमारी यहाँ पर, यहाँ हमको दो कोण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोण यहाँ बन रहा है, देखिए एक कोण यहाँ बन रहा है हमारा, है ना, एक कोण यहाँ भी बन रहा है हमारा, जो हमने पहले बना दिया, जिसको कहते हैं हम, कौन सा कोण बनेगा हमारा, लंबवर्धक कोण, जिसे लंब बोल रहे हैं हम, लंब बने 90 वाला कोण बन रहा है हमारा। लेकिन बाकी कोण जो हमारे ये वाले हैं, ये माना थीटा है और इनकी अवस्थाएं सेम ऐसी ही हैं, इसलिए ये भी हमारा थीटा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें मान यहां नहीं निकालने, हमें इन अवस्थाओं को यहां लाना पड़ेगा। इसके लिए हम यहां पर आइडिया लगाते हैं, और जो हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है पहले से कोणीय अवस्थाओं के रूप में, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो यहाँ जो कोण बनते हैं, कोण क्या होते हैं हमारे, समांतर के होते हैं। ये थीटा, तो ये भी थीटा बन जाएगा इस अनुसार। ये थीटा है तो ये लाइन 2 बन रही है हमारी, इसे ये काट रही है, तो ये थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से जब दो रेखाएं बन रही हैं हमारी, इनको एक तीसरी रेखा काटती है हमारी, ऐसी अवस्था में जो कोण यहाँ बनता है, कोण यहाँ भी बनता है हमारा। तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। ऐसी स्थिति में ये खींच रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये खींचा थीटा, तो ये भी थीटा बन गया। ये हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है, तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है हमारी, आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तब भी मैंने बता दिया आपको, जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ये हो गया। अब ये चित्र हमारा क्लियर बन गया, सारी अवस्थाएं इस चित्र में आ गई हैं हमारी, इसमें हमको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। इससे अब हमें, हमारा एम क्या है, हमें मान निकालना है, ठीक है। तो पहले हम उस दूरी को निकालेंगे, जो दूरी हमारी -q से या +q से बिंदु P की है। इसके लिए देखिए, यहाँ हमें निकालने के लिए हमें यहाँ दो त्रिभुज मिल रहे हैं। एक त्रिभुज मिल रहा है हमको APO, एक मिल रहा है BPO। दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं हमारे, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यदि इनको देखें तो यहाँ हमारा ये, इसे आधार कहेंगे, इसे लंब कहेंगे, इसे कर्ण कहेंगे। वैसे यहाँ आधार, लंब और कर्ण ये बनेगा। ऐसी अवस्था में हम जानते हैं, एक नियम लगता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो स्थिति बनेगी हमारी यहाँ पर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये होता है ना। उस अनुसार जो हमारा ये AP रहेगा और BP रहेगा, दोनों समान तरह के हैं हमारे। इसका मान हम √ यहाँ की डिस्टेंस r², यहाँ की डिस्टेंस l² के योग से हमें प्राप्त हो जाएगी, इस तरह से मिल जाएगी। इसे हम 1 मान लेंगे। ये हमारी खास दूरियां हैं, जिन दूरियों से हम सारी अवस्थाएं निकालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हमें दूरी मिल गई, आवेश हमें पहले से मिले हुए हैं, हम इनका मान निकाल लेते हैं। देखिए, तो +q द्वारा उत्पन्न तीव्रता, जो तीव्रता रहेगी हमारी, उसे बोलेंगे हम E1 = 1/4πε0 q √ r² + l²⁴ मान रखा है इसका हमने, वर्ग कर दिया, सूत्र में वर्ग होता है हमारा, ये रख दिया। अब वर्ग से ये घात, वर्गमूल वाली घात कट जाएगी हमारी, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट E1 = 1/4πε0 q r² + l², ये बन जाएगा। इसको अब नंबर 2 मान लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी तीव्रता जो -q उत्पन्न करेगा, उसको भी निकाल लेंगे, जिसका मान हम E2 कहेंगे। E2 = 1/4πε0 q r² + l², ठीक है ना। ये बन गया, जैसे हमने वहां किया था वैसे यहां भी कर दिया इसको। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो जो हमें दोनों मान मिले हैं ना, ये दोनों मान जो हमारे हैं, ये दोनों मान E1 और E2 के मान हैं। और दोनों मानों को देखते हैं यदि हम, तो दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, समान है। ऐसी स्थिति हम बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को लें, यदि समीकरण 1 व 2 से हम लें तो मिलेगा हमको E1 = E2, दोनों इक्वल। इसको नंबर 4 मान लेंगे हम। ये हमारी खास कंडीशंस हैं। यहाँ तक पहुँच गए, E का मान निकाल दिया हमने, दोनों E निकाल दिए, उसको हमने यहाँ पर शो कर दिया कि दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ जो हमारा फिगर है, इस फिगर में मेन कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ की कंडीशन, बिंदु P की कंडीशन। ये जो दोनों तीव्रताएं हमारी बन रही हैं, यहाँ पर तीव्रता जो बन रही है हमारी, दोनों सदिश राशियां हैं। ऐसी अवस्था में जो चिन्ह रहते हैं ना हमारे, इन चिन्हों को हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया। आपको डाउट हो रहा होगा कि चिन्ह हमारे कहाँ चले गए, यहाँ प्लस था या माइनस था, लेकिन चिन्ह यहाँ पर दिखाए नहीं जाते। चिन्ह दिखाते हैं केवल दिशाओं को। हम यहाँ केवल काउंटिंग कर रहे हैं परिमाण की, मान की, इसलिए दिशा की हमको आवश्यकता नहीं पड़ रही है, इसलिए हम माइनस प्लस को यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। यदि दिशा दिखानी होती तो हम बोलते हैं इसको, ये बन रहा है हमारा E1 B से P की ओर और E2 P से A की ओर, इस तरह ये शो करते हैं उसकी, ठीक है ना, दिशा उसकी उल्टी में। तो ये बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, बिंदु P वाला पार्ट, इस पार्ट को यहाँ से अलग निकालेंगे, अलग करते हैं इसको, जिससे हमारा एक फिगर इस तरह से बन जाए, हम समझ सकें उसको कि बिंदु P की कंडीशन क्या है। तो P की कंडीशन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ, जिससे क्लियर हो जाए सारा। ऐसी स्थिति है P की हमारी, ऐसी कंडीशन, ऐसा रूप है इसका, ठीक है ना। इसमें यहाँ जो है एक थीटा ये है, एक थीटा हमारे यहाँ पर है, यहाँ इसको कह रहे हैं हम E1, इसे कहा हमने E2, ये बिंदु P है हमारा। तो ये सारी कंडीशन जो बन रही है हमारी, ये बिंदु P की कंडीशन है जो हमने यहाँ पर बना दी है, ठीक है ना। अब इस फिगर में जो हमें यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस फिगर में हमें मान निकालना है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्योंकि हमारी तीव्रता हमारे दो है, उसके लिए हम यहाँ पर दोनों के मानों के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता के लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है हमारी, ठीक है ना। तो यहाँ जो बिंदु P है हमारा, इस बिंदु P के लिए हमें यहाँ पर E1 E2 दो तीव्रताएं भिन्न भिन्न दिशाओं में लगती हुई दिखाई दे रही हैं। और हम जानते हैं कि जब भी कोई राशि x या y अक्ष के अलावा किसी अन्य कोण से कार्य करती है, लगी रहती है, तो ऐसी अवस्था में उसके दो घटक बनते हैं। एक को कहते हैं ऊर्ध्व घटक, एक को बोलते हैं हम क्षैतिज घटक। जहाँ बनता है कोण वह क्षैतिज घटक, जहाँ कोण नहीं बनता वो ऊर्ध्व घटक बनता है। तो यहाँ पर दो स्थिति बन रही है हमारी। इस फिगर को मैं अलग करता हूँ यदि माना, तो इसका इस तरह से रूप बनेगा हमारा। वो टॉप पार्ट हमारा ऐसा बनेगा, ये टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट, ये बॉटम पार्ट है, टॉप बॉटम। टॉप वाला ये बन गया E1, यहाँ E2, यहाँ बिंदु P, यहाँ भी P है हमारा, यहाँ इस P के इस वाले पार्ट को मैंने दो पार्ट कर दिए इसके। ये थीटा डबल वाला था, ये थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ x और y अक्ष के अलावा ये थीटा कोण से यहाँ पर कार्य कर रहा है, यहाँ x y अक्ष के अलावा एक थीटा कोण से यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसी अवस्था में E1 E2 के दो घटक बनेंगे, एक को बोलते हैं क्षैतिज घटक, एक को बोलते हैं ऊर्ध्व घटक। तो E1 के लिए जो हमारे घटक बनेंगे वो हैं E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। इसी प्रकार से E2 के लिए, इसके लिए बनेंगे हमारे E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है ना। ये यहां पर कहां शो करेंगे हम इसको, जहां बन रहा है कोण उसे बोलते हैं हम क्षैतिज घटक और उसे बोलते हैं हम कॉस घटक, है ना। तो मतलब कॉस वाला पार्ट हमारा यहां आएगा और साइन वाला पार्ट हमारा यहाँ जाएगा। जैसे यहाँ बोलेंगे हम इसको E1 cos थीटा, यहाँ E2 cos थीटा, यहाँ E1 sin थीटा, यहाँ E1 E2 sin थीटा। इसको यदि मिक्स कर दें, मिला दें, तो हमारा रूप ये बन जाएगा। ऐसी अवस्था में यहाँ जो दिशा बन रही है इसका मान आएगा हमारा E1 sin थीटा, यहाँ जो आएगा हमारा वो होगा E2 sin थीटा, यहाँ जो आएगा हमारा यहाँ होगा एक तो E1 cos थीटा और एक दूसरा यह जगह हमारा इसे बोलेंगे हम E2 cos थीटा। तो ये पूरी तरह से हमारा फिगर है। इसमें दो तरह की तीव्रताओं के यहाँ पर चार पार्ट बन गए।
इसके दो पार्ट हो गए, ये खत्म हो गया, इसके दो पार्ट हो गए, ये खत्म हो गया। अब बाकी जो पार्ट बने हैं हमारे, इन पार्ट्स को मिला के हमने यहाँ पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ देखते हैं हम बिंदु P पर जो हमारी तीव्रताएं हैं, हम जानते हैं E1 बराबर E2 है, दोनों इक्वल हैं। ऐसी अवस्थाओं में यहाँ पर देखें हम तो एक ही, यदि हम जानते हैं यहाँ पर देखो E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ, E2 साइन थीटा नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं जब भी किसी वस्तु के दोनों तरफ एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं में हम बल लगाते हैं या कोई अवस्थाएं दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसके परिणामी को उसके अंतराल से प्राप्त करते हैं। जैसे माना मैं इसको बल लगा रहा हूँ इस तरफ, इसको लगा रहा हूँ बल इस तरफ, तो ऐसी अवस्था में जो हम मान निकालेंगे परिणामी मान, वो इनके अंतर से निकालेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ E1 साइन थीटा ऊपर, E2 साइन थीटा नीचे, E1 E2 दोनों इक्वल हैं, साइन थीटा दोनों इक्वल हो गए हमारे। ऐसी अवस्था में E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। अतः साइन थीटा वाला पार्ट गया, कुछ नहीं बचा। अब चेक करते हैं हम कॉस वाले पार्ट को, जो यहाँ मिल रहा है हमको। इसमें देखते हैं कि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा कोई राशियाँ एक रेखा पर लगते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनका परिणामी उनके योग से प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे कोई E1 कॉस थीटा हमारा है, वो भी लग रहा है इस तरफ, E2 भी इस तरफ, ऐसी अवस्था में दोनों का हम योग कर देंगे, हमें परिणामी मिल जाएगा। तो उसके परिणामी के लिए हम यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों की दिशा समान तरह की, विपरीत थी, घट गए, दोनों का मान इक्वल था, 0 हो गए। समान दिशा है, ऐसी अवस्था में जो परिणामी मिलेगा हमको इनसे प्राप्त हो जाएगा। मतलब 4 में से 2 तो गए, बाकी 2 से हमको परिणामी मिल जाएगा। हम कहेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको आप नंबर 5 मान लें। अब इस 5 में 4 की तुलना करें तो हम देखते हैं कि यहां पर दोनों तीव्रताओं को हम एक ही तीव्रता मानकर, एक प्रकार से मानकर इनको जोड़ सकते हैं। मैं मान रहा हूं दोनों को E1, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा और प्लस E1 cos थीटा। ये क्यों हुआ भाई? ये मैंने यहां पर समीकरण 4 का प्रयोग किया। समीकरण 4 का मैंने प्रयोग किया यहां पर, तो ये रूप मिल गया। दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मिलेगा मुझे परिणामी E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। इसको नंबर 6 मान लें। जो नंबर 6 हमारा बन रहा है ना, ये नंबर 6 हमारा यहाँ पर बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता का मान है। ठीक है, तो इस तीव्रता के मान को, अब ये मान हमारा जो यहाँ पर आया है ना, ये मान हमको पूर्ण रूप से मान नहीं मिला है अभी हमारा। ये मान ऐसा है कि इस मान के आगे ही हमको पूर्णतः ओपन मान मिलेगा। यहाँ पर जो मान हमारी राशियाँ हैं, इन राशियों के भीतर कई सारे अवस्थाएं छुपी हुई हैं, तो ये सूत्र नहीं बनेगा हमारा। ऐसी अवस्था में हम E1 और cos थीटा के मान को यहाँ पुट करने का प्रयास करेंगे। E1 तो हमें मालूम है यहाँ पर, लेकिन cos थीटा के मान को हम इस चित्र से निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर इस चित्र में जो एक त्रिभुज है हमारा, कौन सा कोई वाला लेते हैं हम, माना त्रिभुज APO, चाहे ये ले चाहे ले, कोई भी ले सकते हैं। में त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है, में हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। इसका प्रयोग करेंगे हम तो मिलेगा हमको यहां पर क्या है, आधार यहां पर, आधार क्या है यहां पर L, कर्ण क्या है हमारा यहां पर, जो हमने निकाला था पीछे, जिसे हम AP कहेंगे यहां पर, वो बन जाएगा L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो निकाल चुके थे पीछे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, बराबर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये cos थीटा, इसको आप नंबर 7 मान। ठीक है ना, तो cos मिल गया हमको। इस cos को और इस E1 को हम यहाँ पुट करते हैं तो मिलता है हमको, लेकिन यहाँ पर समीकरण 6 में समीकरण 2
व 7 का मान रखने पर हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको बड़ा क्वेश्चन बना दीजिए आप ऐसे, और यहाँ पर L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों मान रखने के पश्चात अब इसे हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पर हम, इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे अलग कर दिया मैंने, और यहाँ पर ऊपर जो संख्याएं हैं, ऊपर जो मान हमारे हैं 2QL अलग कर दिया है इसको मैंने, 2QL, और बटे में यहाँ पर ये और ये पार्ट बच रहे हैं हमारे, तो इसे लिखेंगे हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो ये है, और ये बन गया हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है ना। तो यहाँ घात हमारी 1 है, यहाँ घात हमारी हाफ है, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया हमारा 3/2। इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गया, इसको आप नंबर 8 मान लेंगे। तो ये हमारी E की वैल्यू है जो आई है, लेकिन इसे हमें व्यवस्थित करना है और ऐसे बनाना है कि जिससे ये इजी भी बन जाए और ये डायपोल की अवस्थाओं को दिखाने का प्रयास करे। तो डायपोल के लिए हम जानते हैं कि जहाँ द्विध्रुव रहता है तो उसके द्विध्रुव के आघूर्ण को हम वहाँ पर पुट करते हैं, उसका मान क्या होता है हम जानते हैं, जो कि द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p इक्वल टू 2QL ये होता है। तो इस मान को मैं देखता हूँ कि 2QL में यहाँ मिल रहा है ना, इसका मतलब मैं इसके स्थान पे P ला सकता हूँ, है ना। एक तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पर जो राशि नीचे बटे में है हमारी, इस राशि को हम करते हैं, ये जो स्थिति बन रही है बहुत टफ बनेगी हमारी, है ना। तो ये हल करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एक इस तरह से ट्राई करते हैं, एक नियम को हम लाते हैं यहाँ पर। नियम क्या है हमारा कि यदि किसी बड़ी राशि में कोई छोटी राशि जोड़ी जाए, अत्यंत छोटी राशि जोड़ी जाए, तो उस राशि के जोड़ने या घटाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसको लेके हम यहाँ पर चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसे तो नहीं कोई राशि हमारी इतनी छोटी सी हो जिसको घटाने या जोड़ने पर यहाँ पर अंतर ना पड़ जाए, कोई अंतर ना पड़े। देखते हैं यहाँ पर, तो R स्क्वायर, R क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है जो एक बड़े डिस्टेंस है, और L क्या है हमारा, L इस अल्प दूरी का भी आधा है, अतः यह L हमारा लघु हो जाएगा तुलना में R के। हम कहेंगे यहाँ पर ये करता हूँ इसको, R इज मोर ग्रेटर देन, बड़ा है L से, या तो जब भी कोई राशि बड़ी होती है ना तो उसका वर्ग हमें और बड़ा मिलता है, और राशि जो छोटी होती है हमारी उससे उसका वर्ग और छोटा मिलता है हमको, तो L स्क्वायर। तो इतना लघु हो गया ये कि इसको यदि हम जोड़े घटाएं अंतर नहीं पड़ेगा, अतः इसे हम नगण्य मान लेंगे। अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर है ना, मानने पर समीकरण 8 से मान रखते हैं इसका मान और इसका मान, तो मिलेगा हमको यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया स्मॉल p अपॉन ये नगण्य हो गया, देन R स्क्वायर टू द पावर 3/2, इस 2 से कट गई ये घात, तो ये बन गया इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, इसको आप नंबर 9 मान लेंगे, जो कि द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र है। यहाँ जो हमारा सूत्र है ना, इस सूत्र में लास्ट में द्विध्रुव की अवस्थाएं दिखाने के लिए स्मॉल p का आना अत्यंत आवश्यक है। तो चाहे अक्षीय अवस्था हो चाहे निरक्षीय अवस्था हो, वहाँ आपको p अवस्था लाना है, उसके लिए आपको ऊपर 2QL बनाना है, जहाँ बन जाएगा 2QL वहाँ p आ जाएगा हमारा, बाकी अवस्था हमारी है। तो ये आपको
इजी मेथड से मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई समस्याएं, दिक्कत यदि हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई समस्याएं, दिक्कत जो भी होती हैं हमारी, आप पूछ सकते हैं। कोई डिफ़िकल्टी जो भी होगी मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहें और आपका कोर्स भी पूरा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव ए नाइस डे। ओके।